जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं को। आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में आनुवंशिकता एवं जैव प्रक्रम, और ये है 2011 से 2025 तक बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न। इस चैप्टर से जितने ही प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को इसमें हम आज देखेंगे। उससे पहले आज हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से चालू करेंगे पढ़ना। वो है, चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं। अरे चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं। मंजिल चाहे जितना भी दूर हो, मंजिल चाहे जितना भी दूर हो, हौसला हमारा झुकेगा नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, एटाविज्म का क्या अर्थ है? एटाविज्म का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जनरली माता मतलब पेरेंट्स से माता पिता से बच्चों में कुछ गुण आ जाते हैं। चाहे का शरीर जो है वो माता पिता के जैसा लगेगा, शरीर का बनावट, बाल, आंखें, ये सारी चीजें इस तरह का होता है। कुछ ना कुछ जो पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता से ना मिलकर के हमारे दादा नाना या हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर जो गुण आए हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है एटाविज्म। मतलब संतति में पूर्वज के गुण का आना, संतति में पूर्वजों का गुण का आना जो जनकों में नहीं है। मतलब जो माता पिता में वो गुण नहीं है, अब पूर्वज से गुण उनके संतानों में आ गया है, उसे ही एटाविज्म कहते हैं। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो गुण होता है 23 पेयर, मतलब 23 जोड़ी। और इसे बोला जाए तो 23 जोड़ी, तो जोड़ी मतलब दो मिला के एक जोड़ी, तो 23 दूनी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? सारा का सारा ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाला है। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हॉक, जेसी बोस या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधा, जैसे देखो एक कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी। कैपिटल टी के साथ स्मॉल लगा दो, चाहे दोनों कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा लंबा। क्या हो जाएगा? लंबा। लेकिन जब दोनों स्मॉल टी साथ साथ आ जाए तो इसको बोलते हैं बौना। क्या बोलते हैं? बौना। तो यहां देखेंगे दोनों स्मॉल टी इसमें आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बौना। ये बौने को दर्शाता है। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग मतलब उसे बॉडी से बाहर निकाल भी दें तो शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे बाल, नाखून, ये अवशेषी अंग है। उसी तरह से हमारे शरीर में एक होता है अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा के उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
अनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवंशिकी का पिता किन्हें कहते हैं? तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन जो है शब्द ये किया गया था जॉनसन के द्वारा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितना? गुणसूत्र की संख्या जोड़ाना पूछ रहा है तो क्या है, कितना होता है? 46 गो। कितना होगा? 46 गो। यही जोड़ा पूछ देगा, गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होती है तो 23 जोड़ा हो जाता है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये बहुत फेमस किताब है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इस पुस्तक को किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। चार्ल्स डार्विन ने इस किताब को लिखा है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग गुणसूत्र का जोड़ा है? स्त्रियों में क्या पाया जाएगा? x कितना? ये 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। मतलब x कै गो? ये x 46 गो पाया जाता है। और जबकि पुरुष में ये x कै गो? 45 गो। और एक होता है y। कितना होता है? y। तो टोटल मिला देंगे तो हो जाएगा 46 गुणसूत्र। ये हो गया मेल के लिए और ये हो गया फीमेल के लिए। तो पूछा है लिंग गुणसूत्र किसमें? स्त्रियों में क्या होता है? तो x और x, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना को, जीन की संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? लिंग गुणसूत्र की संख्या, लिंग गुणसूत्रों की संख्या जानते हैं आप कि लिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? 46 नहीं तो 23 जोड़ी। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती लिख दिया है ऑप्शन। तो ये 23 या 46 रहता तो ये 46 करेक्ट आंसर हो जाता। अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे दे और यही ऑप्शन रहे तो डायरेक्ट हम मान सकते हैं 2 x और y, x और y। तो ये 2 करेक्ट आंसर ही मान सकते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? तो साधारण मटर का मेंडल, मां से मेंडल, मां से मटर, इसी के ऊपर प्रयोग किया था। देखिए क्वेश्चन 2020, 21, 22 और 23 लगातार ये क्वेश्चन 4 वर्ष तक पूछा है एग्जाम में। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? ये विकास किसने दिया था? ये क्या कहलाता है? प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं, दिया गया था डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और उसी सिद्धांत को डार्विनवाद कहा गया। क्या कहा गया? डार्विनवाद कहा गया। कौवे के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? तो ये दोनों समजात अंग हैं।
ये कौवा हो जाता, या कीट हो जाता, कीट के पंख, कीटों के पंख होगा, ये यहाँ करेक्ट कर लीजिए, कीट होगा, कीट। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? समजात अंग है। कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? मतलब वंश के अनुसार पिता माता दादा दादी नाना नानी से नहीं चलते आता है। आंखों का रंग, चमड़ी का रंग, ये तो है भाई वंशागत है, वंशागत है। बाल की प्रकृति यही है, लेकिन शरीर का आकार जो है वो वंशागत नहीं है। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंग हमारा हाथ और कुत्ते के आगे वाला दोनों पैर, जिसको अग्रपाद कहते हैं, ये समजात अंग है। हमारे दांत और हाथी के दांत समजात अंग। आलू और घास को ऊपरी घुसतारी ये है, ये सब के सब समजात अंग के उदाहरण हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया, द माइक्रोग्राफिया एक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये माइक्रोग्राफिया, चूंकि माइक्रोस्कोप की भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीवों का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था सूक्ष्म जीव का खोज। और द माइक्रोग्राफिया उन्होंने किताब लिखा, तो ये हो जाएगा आंसर रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो जीव जब पृथ्वी पर नहीं थे तो उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन O2 नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? हम विकास किससे कर गए? चीन के विद्यार्थियों से नहीं, चिंपांजी से। चिंपुंजी लिखे, चिंपांजी होगा। मकड़ी जीवाणु, देख चिंपांजी हो जाएगा, चिंपांजी। तो यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव, जिसको होमो सैपियंस का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव माना जाता है ये अफ्रीका में। कहाँ मानते हैं इसको? अफ्रीका में। अफ्रीका क्या है? पूरे विश्व में 7 महादेश हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और एक है ऑस्ट्रेलिया। तो उसी में आता है अफ्रीका। 7 महादेश में से एक महादेश है अफ्रीका। यहाँ पे सबसे पहले मानव या होमो सैपियंस का उद्भव हुआ था। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्र पैर, आगे वाला पैर वो कैसा? मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ ये समजात अंग होते हैं। कौन सा अंग होते हैं? समजात अंग होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है? तो लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में जब होगा तो ये स्पष्ट नजर आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? ये कहलाती है कायिक विविधता। क्या कहते हैं? कायिक विविधता। ये वंशानुगत नहीं होता है, ये जब प्राकृतिक या हमारे वातावरण में किसी तरह का चेंजिंग आता है, उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग हमारे शरीर पे भी वैसा असर पड़ता है, तो वह कायिक विविधता। वे लक्षण जो अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते, वे क्या होता है? मतलब अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं जाएगा, मतलब जो हमको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हमारे बाल बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं उपार्जित विभिन्नता कहते हैं। उपार्जित विभिन्नता, तो ये करेक्ट हो गया। पृथ्वी पर विविधता हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो क्रमिक और निरंतर विकास। ये विविधता का मुख्य कारण क्या है? क्रमिक और निरंतर विकास, यही है।
हालांकि विविधता भी हो जाएगा, तो विविधता से ज्यादा जो सटीक आंसर होना चाहिए वो क्रमिक और निरंतर विकास के कारण ही हमारे पृथ्वी का विविधता बरकरार है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन जो है हमारे डीएनए में पाया जाता है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, डीएनए का खोज किसने किया और डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में उसका आंसर लिखिए। इज इट क्लियर? मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया? मेंडल ने मटर के 7 गुणों का अध्ययन किया था। कितने गुणों का अध्ययन किया था? 7 गुणों को। तब जाके मेंडल के साथ मटर लगा। मेंडल के साथ मटर लगा। क्या लगा? मटर। जैसे 7 को फेरा लेते हैं ना बबुआ, 7 फेरा के बाद ना पति पत्नी का रिश्ता होता है, उसी तरह से मेंडल के द्वारा जो 7 लक्षणों का या गुणों का अध्ययन करने के बाद आज हम लोग मेंडल के साथ साधारण मटर या मटर को याद रखते हैं, है ना? तो ये करेक्ट आंसर है। जीवों के वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं उसे कहते हैं फेनोटाइप। जो स्पष्ट रूप से लक्षण नहीं दिखाएंगे या दिखे जाएंगे उसे फेनोटाइप कहते हैं। अगर हिंदी में, इंग्लिश में वर्ड हो गया फेनोटाइप, अगर हिंदी में ऑप्शन रहता तो वो रहता लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप फेनोटाइप। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल द्वारा दिया गया प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम मेंडल द्वारा दिया गया ये प्रथम नियम है। मेंडल के एक संकरण में F2 का, किसका? F2 का लक्षण प्रारूपी फेनोटाइपिक अनुपात क्या था? तो इसका फेनोटाइपिक अनुपात था 3:1। 3:1, 3:1 या 3:1। द्विगुण, ये था मेंडल, एकल था, एक संकरण। और वही दूगो वाला में आ जाएगा। इसमें द्विसंकरण में F2 का क्या अभिलक्षण था? तो ये हो जाएगा 9:3:3:1। 9 रेशियो 3:3:1। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है। द्विगुण संस्करण F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? F1 में कैसे प्राप्त हुए? तो ये सभी के सभी गोलाकार और पीले रंग के थे। F1 में कैसा था? गोल था, गोलाकार और पीला। गोलाकार और, चलो पीला से ही लिख देते हैं तुम लोग के लिए, गोलाकार और पीला। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? मतलब F1 वाले पौधे किस तरह के थे? तो F1 वाले पौधे, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग बताइए कमेंट में। मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी और स्मॉल टी को दर्शाता। देखिए बताए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दिखाएगा लंबा। क्या दिखाएगा? लंबा। टी भी रहेगा तो लंबा। कैपिटल टी रहेगा तो क्या हो जाएगा? लंबा। लेकिन स्मॉल टी हो जाएगा तो इसको बोलेंगे बौना। क्या बोलेंगे? बौना। तो पूछता है ये तो लंबा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? संकर नस्ल के बौने पौधे, गलत बात। संकर नस्ल के लंबे पौधे, ये सही बात बोला हो। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकर नस्ल के लंबे पौधे। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं जनन। जनन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं?
रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं, जिससे नए जीव का उत्पन्न होता है। एक संकरण का प्रारूप क्या होता है? एक संकर वाला में क्या बोले थे? 3:1, 3:1, 3:1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? तो इसमें संतति की संख्या होता है 4। कितनी होती है? 4। बोले थे 9:3:3:1, 4 होता है। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात कितना है? F2 की बात किया है इसमें, F2 में तो F2 का भी ये ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर 3:1 हो जाएगा, 3:1। हाँ, F2 में भी लंबे और बौना हो जाएगा वो 3:1। टी स्मॉल टी, एक टी और एक हो जाएगा टी। तो ये एक 3 हो जाएगा, 1:1 करेक्ट। पृथक्करण का नियम किसने दिया? ये क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ाए हैं बबुआ, पढ़ाई हुई है कि ना? ध्यान है ना? तो इसका कमेंट में बताओ आंसर क्या होगा। मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? सबसे जो 23वां जोड़ा है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? 23वां जोड़ा को ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? लिंग निर्धारण के लिए ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र, ये तो दोनों ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए और बी दोनों। मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितना जोड़ा होगा जी? 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा होगा। x 22 जोड़ी हो जाएगा और x y 1 जोड़ी हो जाएगा, तब टोटल हो जाएगा 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी। एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियां होती हैं? तो 2। कितने होंगे? 2। एक गुणसूत्र में एगो x वाला एगो y वाला, जिससे मेल या फीमेल का जन्म होगा। मेल या फीमेल का जन्म। जनन कोशिका युग्मक में गुणसूत्रों की कितनी प्रकृतियां होती हैं? इसमें भी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र X और Y उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? बोले थे अगर X रहे तो लड़की, क्या लड़की या स्त्री, और XY आ जाए तो लड़का या पुरुष। लड़का या पुरुष। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? XY क्या हो जाएगा? XY लड़का या पुरुष। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैनले एल मिलर हेराल्ड सी पूरे के अनुसार प्राचीन पृथ्वी के वातावरण में क्या था? तो सबसे पहले अमोनिया भी था, मीथेन था और हाइड्रोजन सल्फाइड था। ये तीनों गैस थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी के पास इसको भेजिए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए।